नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा फोन इन लाइव प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी सीधी बातचीत आपके विशेषज्ञ से करा दें, यानी आपके दिल और दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं उसके सीधे जवाब आप अपने विशेषज्ञ से खुद ही पूछ सकते हैं। तो ये कार्यक्रम इसीलिए है ताकि आप हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए सबसे पहले हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 1800-3456-171। नंबर मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। ये टोल फ्री नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा होगा, तो वहां से भी देखकर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूं कि कृपया जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविजन का साउंड जरा कम रखिएगा, ताकि हमारे विशेषज्ञ आपको बेहतर तरीके से सुनकर उसे और बेहतर तरीके से उसका जवाब दे पाएं। अब आते हैं विषय पर। विषय बहुत खास है और विषय बहुत ज्वलंत है। आज के समय में लाइफस्टाइल डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसमें बीपी, शुगर तो हैं ही, उसके अलावा निसंतानता एक ऐसी समस्या है जो बहुत तेज़ी से उभरी है। कई बार आपके घर, आपके इर्द गिर्द कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे ये कहा जाता होगा कि ससमय शादी कर लीजिए, नहीं तो बच्चा होने में बहुत दिक्कत होगी। और एक बार जब दिक्कत हो जाएगी तो डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे और हो सकता है कि शायद जो आप चाहते हैं वो ना हो पाए। यानी एक डर भी बना हुआ है। शादी का क्या वक्त होना चाहिए, कब बच्चा कर लें, कैसे इस लाइफस्टाइल प्रॉब्लम का हल हम ढूंढें, क्योंकि ये समस्या जो है हर घर की एक समस्या बन चुकी है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद ही खास मेहमान। तो आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जाने माने डॉक्टर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर संजीव कुमार। उनके विषय में आपको बताना चाहती हूँ कि सर बांझपन रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही गायनी दूरबीन सर्जरी में भी उनकी विशेषज्ञता है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर संजीव कुमार का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर सबसे पहले हमें ये बताइए कि निसंतानता क्या है आखिर, और जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि वाकई क्या ये एक सामान्य समस्या है या वाकई अब ये बहुत बड़ी और गंभीर समस्या बन गई है? निसंतानता जब किन्हीं की शादी होती है और शादी के बाद अगर कोई और प्रिकॉशन ना लें और 1 साल तक उन्हें बच्चे नहीं आते हैं, बच्चे नहीं आने का मतलब कंसेप्शन नहीं, प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, तो हम उसे निसंतानता कहते हैं। और अगर ये लंबे समय से लोग शादी के बाद साथ रह रहे हैं, बच्चे के लिए कुछ प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो जब से वो उसके लिए ट्राई कर रहे हैं और 1 साल अगर हो जाता तो हम लोग चाहते हैं कि इसको छानबीन की जाए और उनको निसंतानता के लेवल में रखते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, गंभीरता तो है ही, चूँकि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कोई भी परिवार पूरी तरह से खुश तभी रहेगा जब उस परिवार में बच्चे होंगे, या सोसाइटी में भी वो बहुत तरह से बायकॉट हो जाता है कि उनके साथ भेदभाव शुरू होता है कि भाई इन्हें बच्चे नहीं हैं, या उन्हें तरह तरह के ताने भी सुनने पड़ते हैं। तो ये बीमारी सिर्फ मनुष्य के शरीर में भी नहीं है, उसके अलावा उनके मन में, प्लस वो सोसाइटी भी उससे प्रभावित होता है। तो इसलिए ये बीमारी की मतलब गंभीरता तो है ही, लेकिन इसका इंसिडेंस उसकी मतलब हर छठे बंदे को बांझपन की दिक्कत है, कमो बेश, चाहे वो पुरुष में हो या महिला में हो, लेकिन किसी ने या किसी दोनों में भी हो सकता है, और कई बार छानबीन में किसी और में नहीं भी हो। लेकिन ऐसी चीज़ स्थिति जब होती है तो उसको हम लोग छानबीन के लिए डॉक्टरी सलाह के लिए समझाते हैं। अभी आपने कहा सर कि पुरुष और महिला दोनों में ये समस्या हो सकती है। ज़रा इसे समझाइए कि क्या मुख्य कारण है पुरुषों में होने के और महिलाओं में होने के, क्योंकि आमतौर पर जो एक परसेप्शन जो समाज में हमारे यहाँ है कि समस्या होगी तो महिला में ही होगी, तो पुरुष तक तो कोई जाता ही नहीं है। तो इन दोनों के विषय में ज़रा बताइए। बहुत ही ज्वलंत बात है सोसाइटी का कि हम लोग की अभी भी समाज जो है वो पितृ प्रधान है। तो इसमें एक मेंटल मेकअप है कि कोई भी बीमारी है या कुछ ऐसी तकलीफ है बच्चा नहीं होने का तो पुरुषों में कैसे होगा, ये मतलब मर्दानगी को चैलेंज करने जैसा चीज़ हो जाता है, जो कि सरासर वैज्ञानिक तरीके से या डॉक्टरी तरीके से गलत है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हमने अभी बात करी कि WHO का डाटा है कि 15 से 17% फर्टाइल कपल्स, फर्टाइल ग्रुप के कपल्स इनफर्टाइल हैं, मतलब निसंतानता के शिकार हैं। उसमें पुरुष और महिला की संख्या लगभग आधी आधी है। ऐसा नहीं कि पुरुषों में कम है, मतलब महिला से कुछ ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं है, या दोनों में ऑलमोस्ट तादाद जो है वो बराबर है।
तो ये तो पहले क्लियर होना चाहिए कि नहीं, पुरुष और महिला दोनों में किसी में भी दोष हो सकता है। इवन आज समय के साथ अगर ट्रेंड बताया जाए तो 1 डिकेड पहले और अभी और 1 डिकेड बाद तो पुरुषों में ये बांझपन ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अच्छा जी, क्योंकि हर तरह का वेरिएशन है। अब एक बहुत लॉजिकल बात इसके लिए हम बताएंगे कि भगवान ने हमारे शरीर में जो संरचना दी है उसमें हर लेडी के अंदर 1 महीने के अंदर सिर्फ 1 एग बनता है, ओनली 1 अंडा जी। जबकि पुरुषों में जो काउंट होते हैं स्पर्म के वो मिलियंस में होते हैं और जरूरत सिर्फ 1 की है। तो ये तो कॉमन सेंस है कि ऊपर वाले ने अगर ऐसा बनाया है, जरूरत 1 की ही है, इसका मतलब वो इतने वल्नरेबल हैं या इतने फ्रेजाइल हैं उसमें कोई एक प्रोडक्टिव काम कर पाए, ये इतना मुश्किल है। तो इसलिए कोई भी बदलाव का असर पुरुषों पे तो ज़्यादा होना है। तो इसलिए ये समझना कि पुरुषों में नहीं हो सकता है वो तो पूरी तरह से गलत है। दोनों में है और लगभग पुरुष कुछ ज़्यादा ही हैं, नहीं तो बराबर तो हैं। कारण अगर हम बात करें तो पुरुषों में इसके कारण अलग हैं और महिला में कारण अलग है। अच्छा। जैसे पुरुषों में कुछ बीमारियों की वजह से ऐसा हो सकता है कि उन्हें डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या कोई और अन्य तरह की हार्मोन की गड़बड़ी वाली बीमारी हो। और अभी की सबसे बड़ी एक कॉमन बीमारी है कि हर लोग अपने कैरियर को बनाने में इतने स्ट्रेस्ड हैं, चाहे आप जहाँ भी दफ्तर में काम करते हैं तो किन्हीं का लाइफ स्ट्रेस फ्री नहीं है और अपना लाइफ स्टाइल को इतना चेंज कर चुके हैं जिनका बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल मिसमैच हो गया है। हाँ। और हम लोग सब अगर वैज्ञानिक तथ्य की बात करें तो जो भी हार्मोन्स हमारे शरीर में होता है उनका टाइमिंग बायोलॉजिकल क्लॉक से बहुत लेना देना, कि वो इतने बजे मॉर्निंग में इसका पीक रहेगा, इतने बजे रात में कम होगा। तो जब हम लोग बहुत लेट सोते हैं या बहुत स्ट्रेस्ड लाइफ जीते हैं तो इन सब का असर पुरुषों पे महिला के तुलना में ज़्यादा होता है। अच्छा। इसके अलावा कुछ स्ट्रेस जब आता है तो वो स्ट्रेस रिलीवर चाहिए तो लोग एडिक्शन की तरफ टिल्ट करते हैं। जी, बिल्कुल। तो एनी फॉर्म ऑफ द टोबैको, तंबाकू किसी भी रूप में या अल्कोहल, तो ये दोनों चीज़ हम जब मरीजों को समझाते हैं तो ये भी बताते हैं कि ये कीड़ों के लिए या स्पर्म के लिए एक तरह से RDX इतना नुकसानदायक है कि उनको पूरा मतलब काउंट को, मोटिलिटी को, मॉर्फोलॉजी को, हर पैरामीटर्स को खराब करता है। महिलाओं में क्या समस्या हो सकती है ऐसे? महिलाओं में इसी तरह से नेचुरली जो 3 ऑर्गन होते हैं, 3 अंग होते हैं जो बच्चा ठहरने के लिए जिम्मेदार है। एक बच्चेदानी, दूसरा अंडेदानी और तीसरा ट्यूब। अगर हम इसको थोड़ा सा डिमोन्स्ट्रेट कर दें तो जैसे ये हर महिला के अंदर संरचना होती है जिसको बच्चेदानी बोलते हैं जी। ये दोनों अंडेदानी या ओवरी है और ये दोनों ट्यूब या नली है। तो इन तीनों में कहीं भी विकार आ जाए तो बच्चा ठहरने में बाधा होगी। जैसे अंडेदानी का काम है अंडा बनाना, ट्यूब का काम है कि ये एक टनल है, इसके थ्रू ही अंडा बच्चेदानी तक आता है। बिल्कुल। प्लस ये बच्चेदानी के अंदर अगर कोई रसौली हो, कोई पॉलिप हो या एडिनोमायोमा हो, मतलब तरह तरह की बीमारियां हो सकती, तो वो सब बच्चा ठहरने का बाधक। बिल्कुल। तो सारांश में अगर हमें कहना हो तो इनमें इन तीनों अंग से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो, चाहे ट्यूब का हो, बच्चेदानी का हो या अंडेदानी का हो, तो वो बच्चा ठहरने में दिक्कत करता है। अच्छा। जैसे माहवारी की अनियमितता ज़्यादातर अंडेदानी से बनने वाले हार्मोन के वजह से होती है, तो वो मासिक धर्म में भी बदलाव लाता है और अंडा नहीं बनता है या अंडा नहीं रप्चर होता है, तो ऐसे लोगों को बच्चा ठहरने में दिक्कत होती। और एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हम लोग सुनते भी कई बार कि बच्चेदानी की एक एक्सरे हुई, ट्यूब बंद है। अच्छा जी, ये सबसे कॉमन ये सुनने को मिलता है सर। तो बहुत कॉमन है कि भाई ट्यूब बंदी है, चूंकि अंडा और कीड़ा तभी मिलेगा जब ये ट्यूब खुला हुआ हो। अंडा और कीड़ा बोले तो एग एंड स्पर्म हम कहना ये चाह रहे हैं। तो ये दोनों के मिलने का एक ही रास्ता है जिसके थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो जब ये ट्यूब में बंदी या ब्लॉकेज होता है तो बच्चा ठहरने में स्वाभाविक तौर से दिक्कत आती है। तो ये तीनों अंग के अलावा यहाँ भी फिर हम लोग अगर बात करें तो कुछ हार्मोन की और भी गड़बड़ी होती है, जैसे थायराइड की गड़बड़ी है, प्रोलैक्टिन की गड़बड़ी, वो भी बच्चा ठहरने में दिक्कत करता है। और कुछ उसके अलावा जो हम लोग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस बांझपन को इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि हमारा स्ट्रेस के चलते जो नेचुरल डायरनल वेरिएशन है, दैनिक जो हार्मोन का उतार चढ़ाव है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा जी। तो बच्चा ठहरने के इन तीनों के अलावा जो 2 महत्वपूर्ण हैं, और एक कॉमन कारण है पुरुष और महिला में जिसको हम लोग कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। मतलब ये सारा छानबीन के बाद हमें पता चला कि सब ठीक है, ट्यूब ठीक है, बच्चेदानी ठीक है, अंडेदानी ठीक है, मेल फैक्टर ओके है,
उसके बाद भी बच्चा नहीं हो रहा, तो ऐसे केसेस में स्ट्रेस वगैरह का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, कि तनाव के चलते लोग कंफर्टेबल नहीं। क्योंकि ये मैं आपको रोकना चाहूँगी सर, यहाँ कई बार ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरा डायग्नोसिस कराते हैं और उसके बाद डॉक्टर भी ये कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है आपके साथ, फिर भी कंसीव करने में समस्या आ रही है अगर महिला को, तो ऐसे में यही जो फैक्टर आप कह रहे हैं, तो क्या उसमें स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है या जो एक और कारण लोग कहते हैं कि शायद भगवान नहीं चाहते या ऊपर वाले की मर्जी नहीं? कई बार इस तरीके के भी स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं, इस वजह से मैं ये जानना चाहती हूँ जरा आपसे। ये बड़ा कॉमन है जो आपने बताया कि ठीक है भगवान नहीं चाहते, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य से तो हम बीमारियों को छानबीन करेंगे, जो जांच की प्रक्रिया है उसके द्वारा उसके कारण को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो स्वाभाविक तौर है किसी भी बीमारी को ढूंढने का छानबीन का तरीका लिमिटेड है, और कुछ ऐसी भी चीज़ हैं कि उन सब छानबीन के बाद भी ना पता चले। हाँ। तो वो इसीलिए उसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड कहते हैं कि हम लोगों ने छानबीन में एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये इसके कारण क्या है जी। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इसमें जो लाइफ स्टाइल में बदलाव है, जो स्ट्रेस है, ये बहुत बड़ा रोल करता है अदा, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। क्योंकि वहाँ पे अगर सारा एनाटॉमिकल फैक्टर ठीक है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर ठीक है, तो कुछ न कुछ ऐसा फैक्टर है जो इम्यूनोलॉजिकल है जिसकी हम लोग छानबीन भी नहीं करते हैं। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसमें भगवान का तो है ही, उसको भगवान का नाम लेके ये समझना चाहिए कि भाई हमको स्ट्रेस से बाहर आए। वहाँ पे हम लोगों को काउंसिल भी करते हैं कि भाई योगा प्राणायाम थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव हो, तो लोग बहुत फर्क आता है उससे, ऐसे लोगों को इलाज देने में कि उनका तनाव को किसी भी तरीके से आपको घटाना है। और वो तनाव घटाने की कोई दवाई नहीं होती, वो हमारा लाइफ स्टाइल ही मॉडिफिकेशन। अगर किसी को हम लोग बोलते हैं ठीक है जाइए आप मंदिर में पूजा करके, तो वो मेंटल एक मेकअप चेंज होता है कि उनका स्ट्रेस रिलीव होता है कि अच्छा अब लगता है कुछ पॉजिटिव होगा। तो ये बांझपन का इलाज बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट से इस सेंस में बहुत अलग है कि उसको थोड़ा काउंसलिंग पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंट को स्ट्रेस रिलीव करना, योगा प्राणायाम, इस बहुत सारे बिंदु पे हम लोग आगे बात करेंगे। सर कारणों पर अभी हमने चर्चा कर ली। जब आप डायग्नोसिस करते हैं, कोई भी डॉक्टर जब डायग्नोसिस करते हैं, कौन कौन से शुरुआती टेस्ट हैं जो आप करते हैं? और चूंकि अभी जो आपने डेमोन्स्ट्रेट करके हमें बताया तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, लेकिन कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे ये पता चल जाता है कि आखिर महिला क्यों नहीं कंसीव कर पा रही है? बुनियादी जांच अगर हम लोग बात करें तो 4 से 5 टेस्ट होती है जो महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, और पुरुषों के लिए जनरली प्राथमिक जांच एक है। अच्छा। पुरुषों के लिए अगर कहें तो सीमेन एनालिसिस जो एक जांच है जिसमें हम स्पर्म के काउंट के बारे में जानते हैं, स्पर्म के मोटिलिटी या गति के बारे में जानते हैं, और उनकी मॉर्फोलॉजी यानी शकल सूरत या जो हेड नेक टेल में डिफेक्ट होता है उसको जानते हैं। तो ये एक पुरुषों की बात हो गई। तो सिंगल टेस्ट है जिसको हम लोग सीमेन एनालिसिस कहते हैं, उसके द्वारा हम वहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं। जब हम महिला की बात करते हैं तो हमने अभी जो कंसर्न ऑर्गन बोला कि जो ऊपर वाले ने बच्चेदानी, अंडेदानी, ट्यूब, तो इन तीनों की जांच होती है। जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है कि अल्ट्रासाउंड करना। यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड होता है, नॉर्मली हम अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं तो पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन ये बांझपन के इलाज में जो हम अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं उसको ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, TVS। अच्छा। कि माहवारी के रास्ते से वो अल्ट्रासाउंड होता है और उसमें बहुत ही प्रिसाइजली बच्चेदानी, अंडेदानी और या ट्यूब में कोई गड़बड़ी ऐसी है तो वो पता चल जाता है। दूसरा है कि एक बच्चेदानी का एक्सरे, जिससे ये पता चलता है कि ट्यूब बंद है कि खुला है। और तीसरा कुछ हार्मोन का जांच है। तीन बुनियादी 3-4 जांच से महिलाओं में और पुरुष में एक जांच से पता चल जाता है कि कारण कहाँ है, फिर हम लोग उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सर इनफर्टिलिटी की जब बात होती है तो कॉमनली 2 टर्म सुनने को मिलता है जब किसी डॉक्टर के पास जाइए, तो IUI और IVF। ये क्या है ये सारी चीज़ें, और ICSI या टेसा ये क्या है, ज़रा इसके बारे में बताइए हमारे उन दर्शकों को, खासकर जो घर बैठे जानना चाहते हैं, जो संतान चाहते हैं, वो कैसे इस प्रोसेस में आगे आएँ और कैसे संकोच से पहले तो बाहर निकले। ये भी एक काउंसलिंग आपके तरफ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो बहुत छोटी सी
सी बात इसमें बताना चाहता हूँ कि पहले जब ये बांझपन शब्द को अंग्रेजी में स्टेरिलिटी बोलते थे, तो बड़ा ही क्रूड वर्ड था, देख के या बोल के ही लगता था कि किसी को ट्रॉमा पहुंचा रहे। फिर हमारी इनफर्टिलिटी आई जी। और अभी हम लोग इनफर्टिलिटी वर्ड को भी बहुत कम यूज करते हैं, उसको सब फर्टिलिटी बोलते हैं। मतलब कि जो फर्टिलिटी है वो जो होना चाहिए उससे थोड़ा कम है। हम लोग किसी न किसी मेजर से उसको आगे बढ़िया कर सकते हैं। तो सब फर्टिलिटी वर्ड ही आजकल हम लोग यूज करते हैं ताकि लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ना पहुंचे। दूसरी बात, जो मॉडर्न टेक्निक हैं जिसको हम लोग आज के ज़माने में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक बोलते हैं। अच्छा। ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, मतलब जो हमारा सिस्टम है उसको जिस पार्ट में प्रॉब्लम है उस हिसाब से हम असिस्ट करते हैं ट्रीटमेंट के मॉडलिटीज। बिल्कुल। जैसे IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, बहुत ही कॉमन तरीका है बांझपन के इलाज का, जिसमें कि मेल फैक्टर में डिफेक्ट है तो भी इसकी ज़रूरत आती है। फीमेल फैक्टर में कुछ सर्वाइकल फैक्टर है, बच्चेदानी के मुंह पे जाम है या एंटी एंटीबॉडी है या कुछ और म्यूकस की गड़बड़ी है तो भी वहाँ पे ये काम आता है। कुछ ही में कंबाइंड प्रॉब्लम है, मेल फैक्टर फीमेल फैक्टर, तो IUI कई लोगों के लिए इलाज का एक बहुत सटीक माध्यम है। और क्या ये किफ़ायती है सर? जी, ये बिल्कुल किफ़ायती है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और नियर अबाउट ये नेचुरल भी है। अगर जो सिस्टम में अपना एग फॉर्मेशन हो रहा है उसी को थोड़ा टैबलेट से या कुछ हल्की फुल्की दवाई से सपोर्ट करते हैं, एक इंजेक्शन से उसको रप्चर होने के लिए बताते हैं, फिर ये प्रक्रिया को करते हैं। ये फ्यू थाउजेंड के अंदर की प्रक्रिया है, तो स्वाभाविक तौर से बहुत ही किफ़ायती हुआ, बहुत ही और बहुत ही सार्थक भी है जहाँ पे इसकी उपयोगिता है। बल्कि पुरुष बांझपन के लिए ये एक तरह से और भी ज़्यादा सार्थक उपाय हुआ कि जहाँ कीड़े नील हैं, शुक्राणु की संख्या नील है और कोई भी जांच छानबीन से पता चल रहा है कि इनमें पुरुषों में अब आगे नहीं बनाया जा सकता है, तो वहाँ पे डोनर स्पर्म से IUI किया जा सकता है। सब की प्रक्रिया है और लेकिन IUI बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। मतलब अगर मुझे कहना होगा तो 100 लोगों को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो 100 में 2/3 लोग को IVF की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोगों के मन में बड़े बड़े इश्तहारों से कई बार क्या लगता है कि बच्चा नहीं हो रहा है तो हमें सिर्फ IVF ही उसका एक रास्ता है, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो मैं लोगों को ये ज़रूर आग्रह करूँगा कि इस गलतफहमी में नहीं पड़िए, आप एक्सपर्ट से ओपिनियन लीजिए। और IVF एक रास्ता है, लास्ट रास्ता है, वही रास्ता नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1/3 लोगों से भी कम लोगों को उसकी जरूरत है। 20 से 30% लोगों को IVF की जरूरत है, रेस्ट को बिना IVF करेक्टिव सर्जरी या बहुत सारी और मॉडलिटी है। हम IUI पे ही थे सर जी। तो IUI एक इतना ही इफेक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है बांझपन के इलाज के लिए, जिसके बारे में हमने फिर से समराइज किया कि महिला में कुछ दिक्कत हो, पुरुष में दिक्कत हो या कंबाइंड प्रॉब्लम है, उन तीनों सिनेरियो में IUI की आवश्यकता पड़ती है। और IUI बहुत ही उपयोगी तरीका है, कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, बशर्ते कि इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया जाए। क्योंकि ज़्यादातर आज के सिनेरियो में IVF के दौर में IUI नेग्लेक्टेड इस सेंस में रह जाता है कि उस लोग उसको मेटिकुलसली नहीं करते। कुछ सेंटर्स हैं जो बहुत ही डेडिकेटेड हैं, वो पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड वाइड, जो इस पे बहुत डेडिकेटेड वे में काम करते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। जो सर एक और चीज़ थी ICSI, टेसा और IVF जी। तो हमने अभी जो बात किया कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, तो एक तरीका हमारा IUI हुआ, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। दूसरा तरीका होता है IVF, जिसको हम लोग सब लोग ज़्यादा जान चुके हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से मशहूर है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ICSI IVF का ही एक आगे का दर्जा का टेक्निक हुआ। अच्छा। जिसमें हम लोग एक एग को सेलेक्ट करके सिंगल स्पर्म को इंजेक्शन से इंजेक्ट कर देते हैं उस सेल में, क्योंकि एग भी एक सेल है और स्पर्म भी एक सेल है। तो ये एग का साइज बहुत बड़ा होता है, तो उसके अंदर उस स्पर्म के हेड को उस इंजेक्शन से इंजेक्ट करते, इसीलिए नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अच्छा। तो ये एक तरकीब है फर्टिलाइजेशन का। ये IVF के अंदर होने वाली एक विशिष्ट प्रक्रिया हुई, जिसको ICSI शॉर्ट में बोलते हैं और या ICSI बोलते हैं। लेकिन रेस्ट जो काम है वो IVF के तरह ही। कई बार IVF बिना ICSI के करते हैं, कई बार IVF में हम लोग ICSI को करते हैं। अच्छा। और ICSI का रोल ज़्यादातर तब आता है जब कुछ अंडे में ऐसा दोष हो कि उसकी दीवार मोटी है या
कई बार स्पर्म में दिक्कत है या बहुत कम संख्या में है, तो हम लोग चुनिंदा स्पर्म लेके ICSI करते हैं। और जो टेशा है उसमें हम लोग टेस्टिस से स्पर्म को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पे कि जो पाथवे है कि टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा, वो इजाकुलेट में नहीं आ रहा है। तो जो पाइप का ब्लॉकेज है तो उसकी तुलना में हम लोग जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं से स्पर्म को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको फिर ICSI के सहारे IVF की तकनीक से आगे बच्चा ठहरने में मदद करते हैं। तो ये सारे आर्टिफिशियल मॉडर्न ART के अंतर्गत ART के अंतर्गत। सर एक और चीज़ समझना चाहते हैं, अगर क्या इस प्रोसेस से कोई भी अगर मैरिड कपल जो जा रहा है तो कितनी गारंटी है इसकी? कई बार इस पर बहुत चर्चा होती है, इस पे बड़े लंबे डिस्कोर्स रहे हैं लोगों के कि रिजल्ट कितना आएगा दोनों का। मैं आपसे IUI और IVF दोनों के विषय में ये बात जानना चाहती हूँ। एक्चुअली अगर हमको इस पे इंडिविजुअली बात करना हो तो ये कहना पड़ेगा कि रिजल्ट तो एक मरीज के लिए जब उनको बच्चा हो जाता है तो 100% है, जब नहीं होता है तो 0%। बिल्कुल। लेकिन जो तकनीक हैं, ये इलाज के अलग अलग तकनीक हैं और जहाँ जिसकी ज़रूरत है, जैसे कई बार मान ली ट्यूब में बंदी है तो हम लोग दूरबीन से ट्यूब को ओपन करते हैं, उसको हिस्टोस्कोपिक कॉर्नुअल कैनुलेशन कहते हैं या फिमरियल कैनुलेशन कहते हैं। तो ट्यूब खुल गई तो उसके बाद टैबलेट से अंडा बनने की दवा दिया, फिर साथ रहने से भी बच्चा ठहर जाता। तो इतना कॉस्ट इफेक्टिव और इतने आसान तरीके से होता है जो लोग को इमेजिनेशन से बियॉन्ड होता है। लोग तो कैसे हो गया, ये तो जादू हो गया। और कई बार जब उन सब विधियों के बाद भी ट्यूब बंद है तो उनको IVF से नीचे कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। तो अगर हम नॉन IVF और IVF बात करें, जो ज़्यादातर लोगों को जो इलाज की ज़रूरत है वो नॉन IVF की ज़रूरत है। अच्छा। जिसमें IUI भी है, जिसमें फर्टिलिटी इन्हांसिंग करेक्टिव सर्जरी भी है जो हम लोग दूरबीन से करते हैं, या मेल फैक्टर करेक्शन है, मतलब छोटे छोटे कई चीज़ उसमें आ गए। तो ऐसी स्थिति में उनका सक्सेस रेट 70 से 80% जी। लेकिन IVF का अभी भी वर्ल्ड के स्टैंडर्ड पैमाने पे भी अगर सक्सेस रेट करें तो 40 से 50% मैक्सिमम। लेकिन ये तरीका तो यही है जिससे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। गारंटी करके तो कोई वर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेडिकल साइंस या किसी भी चीज़ में इतना इवर चेंजिंग है। तो ये काउंसलिंग का एक हिस्सा होता है और लोगों को एश्योरेंस लगता है, खास करके जब ज़्यादा पैसा खर्चा होता है तो उनके मन में लगता है कि हमको ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए, गारंटी वो पैसा के पैरेलल खोजते हैं जी। तो सच्चाई जबकि वो ऐसा नहीं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बीमारी के हिसाब से कि आपको ज़रूरत किस इलाज का है, IVF की है कि IUI की है, इसलिए कॉस्ट में तो डिफरेंस होता है। तो गारंटी पर से तो नहीं कहा जाए, लेकिन हाँ बहुत ही सार्थक तरीका है डिफरेंट मॉडलिटी को उपयोग करने से। सर आपकी एक्सपर्टीज़ है गायनी दूरबीन सर्जरी में, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए और आप कितना फ्रीक्वेंटली इसको अपने सेंटर पे कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं? गायनी दूरबीन सर्जरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसके साथ बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब पॉजिटिव ही पॉइंट हैं अगर कहा जाए। गायनी में होने वाले दूरबीन दो तरह के होते हैं। एक है कि जो हम लोग ये जैसे हमने बताया कि बच्चेदानी के अंदर दूरबीन से देखते हैं, इसको हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं, और एक पेट में दूरबीन डाल के देखते हैं, इसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये दोनों गायनी इंडोस्कोपी के अंदर आया। तो बच्चेदानी के अंदर जितनी भी दिक्कत है, चाहे वो जन्मजात हो या बाद में हो, चाहे पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, सेप्टम है, तो उसको हिस्टेरोस्कोपिक विधि से हम लोग ठीक करते हैं। या ट्यूब की बंदी है तो भी कॉर्नुअल कैनुलेशन। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आगे बच्चा होने में मदद मिलता है। इसीलिए ऐसे ऑपरेशन को हम लोग फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरी कहते हैं। अच्छा। क्योंकि ये ऑपरेशन करने के बाद जैसे कई लोग आते हैं कि हमको 5 बार एबॉर्शन हो गया, क्योंकि उनके बच्चेदानी के बीच में एक दीवार है, सेप्टम है। तो जब हम दूरबीन से सेप्टम को हटा देते हैं तो ये समस्या दूर हो जाती है। और वो वन शॉट है कि एक बार आपने दूरबीन से किया तो वो समस्या परमानेंटली सॉल्व हो गया। अदरवाइज कोई मेडिसिन या कोई और मॉडलिटी से उसको ठीक नहीं कर सकते। फिर पेट में दूरबीन डाल के, जैसे ट्यूब किसी की बंदी है या ट्यूब पहले कोई लाइगेट हो गया, कोई इशू नहीं रहा तो ट्यूब को खोलना, या अंडेदानी में सिस्ट है उसको हटाना, बच्चेदानी में रसौली या फाइब्रॉइड है। तो ये सारी सर्जरी जो बच्चेदानी, अंडेदानी और ट्यूब पे हुई, ये सारे किसी न किसी तरीके से हमारे फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए इनको हम लोग फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरी कहते हैं। और ये अभी मॉडर्न इरा का बर्निंग रिक्वायरमेंट है। अगर कहा जाए तो वरदान इस सेंस में है
कि अगर हम लोग दूरबीन से कोई भी सर्जरी करते हैं तो 4 से 6 घंटे पे मरीज को फ्री करते हैं। अच्छा। ओटी से बाहर निकलने के बाद 4 से 6 घंटे पे वो घर जा सकते हैं। खास करके माइनर जितनी है, मेजॉरिटी ऑफ 80% प्रोसीजर। कुछ जो बहुत मेजर है उसमें भी 24 से 36 घंटे पे घर जा सकते हैं और टैबलेट पे फ्री हो जाते हैं, नस में कोई दवाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दूरबीन सर्जरी तो वरदान है, गिफ्टेड चीज है। और कई बार क्या कि नेचुरल जो होल है उसी से हो रहा है, तो आपके शरीर पे कट पीट भी नहीं हो रहा। बिल्कुल। और पेट में भी बात आपने कही। और पेट में भी अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें पेंसिल के बराबर का छेद है जो हैंडी प्लास चिपका करके भेजा जाता है। तो एक तरह से इतना है कि उनका फिटनेस आगे भी काफ़ी इम्प्रूव है। इवन बच्चेदानी तक हम लोग दूरबीन से निकालते हैं और अभी हम लोग इसका ट्रेनिंग भी दे रहे हैं बहुत सारे डॉक्टरों को, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हर गायनेकोलॉजिस्ट को ब्लॉक लेवल छोटे छोटे जगहों पे भी कर सकते हैं। और अब करना होगा, चूंकि रिक्वायरमेंट इस तरीके की हो गई है। ये करना होगा, ये ज़रूरत है और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट बना देता है हमारे डायग्नोसिस को और ट्रीटमेंट को। सर थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे, चूंकि आधुनिक जीवन शैली हो गई है अब हमारी और बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है आज के समय में। और जैसे आपने कहा कि आप सीमन एनालिसिस करते हैं, आपने कहा कि पुरुष बांझपन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है और उसका नंबर अब बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में सीमन को ही कैसे अच्छा बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए क्या कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं? आजकल सुपर फूड्स बहुत चलन में है और काफ़ी पॉपुलर है। क्या ऐसा खान पान रखें महिला और पुरुष दोनों, ताकि उनको प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए? बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है कि मॉडर्न एरा में हम लोग का खान पान और लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गया है। हम लोग ज़्यादातर पैकेज्ड फूड या ड्रिंक्स लेते हैं और ऑब्वियसली है कि कोई भी फूड या ड्रिंक्स अगर हम पैकेज में ले रहे हैं तो उनको सड़ने गलने से बचने के लिए जो उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं वो किसी न किसी तरीके के इंसेक्टिसाइड हैं, इसको समझना पड़ेगा। तो हम जितना पैकेट वाले फूड लेंगे या तो उतना ज़्यादा कीटनाशक की मात्रा हमारे शरीर में भी जाएगी। और ये सारे कीटनाशक जहाँ पे ज़्यादा सेल डिवीजन हो रहा है, जैसे स्पर्म बन रहा है, जहाँ पे सेल के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा है, अंडे बन रहे हैं, तो वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा हार्म करेगा। अच्छा। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बचना, कम से कम उसको अवॉइड करें कि जो भी हो अपना किचन का खाना खाएं। दूसरा, सीजनल फ्रूट्स को अपने सेवन में लेना, कि जो भी, चूँकि नेचर ने जो बनाया है, जो भी जिस सीजन में फ्रूट्स हैं उसमें उस इलेक्ट्रोलाइट, एंटीऑक्सीडेंट, सो मेनी प्लेंटी ऑफ अमाउंट। तो वो अलग से आप सुपर फूड उसको कह के खाएं या ना खाएं, लेकिन है। अब अभी संतरा या आंवला या अमरूद का समय है तो वो आपको उतना ही फायदा करेगा जो आप बाजार से पैकेट वाले लेंगे। दूसरा, अपनी दिनचर्या को ठीक करना उसके साथ। बिल्कुल। तो खान पान में जो फिजिकल एक्टिविटी का लॉस होना, स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब होना, खान पान का तरीका होना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे पॉल्यूशन है वाटर का, एयर का या फूड का, तो उन सब पे तो हमारा काबू नहीं है। लेकिन हम पैकेट वाले फूड से थोड़ा बचें, घर का खाना खाने का प्रयास करें तो शायद उस चीज़ का ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। ये दोनों के लिए है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, कि एंटीऑक्सीडेंट जो सीजनल फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट रिचेस्ट अमाउंट में मिलते हैं जब जिस चीज़ का सीजन है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें, उससे बेटर। और कुछ चाहें तो आप उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट का टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन उसको कंपनसेट हम लोग खान पान के तरीके से कर सकते हैं। सर, क्या ड्राई फ्रूट या नट्स इस तरीके की चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने खान पान में? हाँ, इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है? इसका कुछ फ़ायदा है, खास करके इसेंशियल फैटी एसिड्स उसके इनरिच होते हैं, लेकिन वो उनसे भी ज़्यादा फ़ायदा आपको सीजनल फ्रूट से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हाँ, वो भी अपने स्तर का फायदेमंद डाइट में कर सकते हैं। जी सर, आप हमारे शो में आए, हमारे दर्शकों को आपने इनफर्टिलिटी इस विषय पर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर संजीव कुमार से, जो बांझपन के विशेषज्ञ हैं, और उनसे हम जान रहे थे कि निसंतानता क्या है और समस्या से समाधान तक पर हमने चर्चा की। और जो उन्होंने कहा उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने की ज़रूरत है, वो पुरुष हो या महिला, दोनों को। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक और नए विषय के साथ आएंगे, एक और नए विशेषज्ञ को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।